नमस्कार. या इलेक्शन स्पेशल ग्रेट भेटमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. 2 आठवड्यापूर्वी आपण ब्रँड नरेंद्र मोदी काय आहे हे बघितलं होतं. या निवडणुकीतला नरेंद्र मोदींचा प्रभाव कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की नरेंद्र मोदींचे वेगवेगळे पैलू तपासण्याचा प्रयत्न हे पुढच्या काही आठवड्यात करणार आहे. आज मी तपासणार आहे त्यांचं व्यक्तिमत्व काय आहे हे. माझ्या सोबत आहेत सुप्रसिद्ध पत्रकार लेखक आकार पटेल. आकार पटेल अनेक वर्षांपासून नरेंद्र मोदींना ओळखतात. ते अहमदाबादमधल्या दिव्य भास्कर या लोकप्रिय दैनिकाचे संपादक राहिलेले आहेत. मुंबईतल्या मिड डे या इंग्रजी दैनिकाचेही ते संपादक होते आणि आजही ते अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रातून लेखन करतात. नरेंद्र मोदी या विषयातले ते जाणकार मानले जातात. आकार, स्वागत आपका आईबीएन लोकमत में. आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की. मुझे पहला सवाल ये पूछना है कि जब हम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो दो भावनाएं मन में आती है, एक तो एक्सट्रीम लव या एक्सट्रीम हेट. आप कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को? देखें, ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा और इसकी वजह यह है कि ये मोदी साहब की जो शख्सियत है वो बिल्कुल साफ है. वो राजनेता है पर जो उनकी वाणी है वो बिल्कुल स्पष्ट है. जो उनके करतूत हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट है. तो जो लोग समझते हैं कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व के परिणाम भारत के लिए क्या है, जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदुत्व की लाइन सही है, वो लोग मोदी साहब को प्रेम करते हैं. दूसरे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो तकलीफें हैं वो मुख्य तौर पर राजनैतिक हैं, ना कि सामाजिक. और इन लोगों का मानना है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा आए जो सबको ठिकाने लगा दे. वैसे भी लोगों को नरेंद्र मोदी साहब बहुत प्रिय हैं. अब इन दोनों गुटों से एक छोटा गुट है जो जिसे हम कह सकते हैं लिबरल, कह सकते हैं सेक्युलर, कह सकते हैं, जो समझते हैं कि जो भारत के प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं. ना तो वो कोई एक जातिवादी से सॉल्व होने वाले हैं, ना तो कोई धार्मिक प्रॉब्लम है ये, ना तो ये कोई एक व्यक्ति से सॉल्व होने वाले हैं. ये जो दूसरा गुट जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, वो लोग मोदी साहब को इतना ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, शायद नफरत भी उनसे करते हो. आकार, आप तो उनको बहुत साल से जानते हैं. आपने उनकी किताबें जो है उनका अनुवाद भी किया है, उनके कविताओं का भी अनुवाद किया है. मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ. आपकी उनकी पहली भेंट कैसे हुई और तब आपके मन में क्या भावना आई? ये अजीब बात है कि जो शख्स ने 3 किताबें लिखी हो वो ज्यादा पढ़ा नहीं है. मोदी साहब कॉलेज नहीं गए कभी. उनकी जो डिग्रियां हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से हैं. ज्यादातर जो वो सीखे हैं रास्ते पर सीखे हैं. मैं आपको एक उदाहरण दूं. उन्होंने 15 ऐसी व्यक्तियों जो आरएसएस से जुड़ी है उनकी बायोग्राफीज लिखी थी एक किताब में, जिसका मैंने अनुवाद किया है, ज्योति पुंज नाम की. ये रही वो जी. अब इस किताब में आप देखें तो लिटरेरी रेफरेंस, यानी किसी और किताब या किसी और लेखक का रेफरेंस सिर्फ एक ही बार हुआ है. जो बाहर की दुनिया है उसका नॉलेज मोदी साहब को लिटरेरी रेफरेंसेस से बहुत कम आया है. उनके खुद के जो अनुभव हैं, उनकी खुद की जो लाइफ है, वहां से ज्यादा आया है. ये फिर शायद डेंजरस होगा और मैं मानता हूं कि मोदी साहब में ये डेंजरस तक ये बात है कि ये वो उनका जो दुनिया का वर्ल्ड व्यू है, जिस ढंग से वो देखते हैं दुनिया को, वो बहुत ही सिंपल व्यू है. वो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से दुनिया को देखते हैं. मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं उनके बचपन में या उनके अर्ली डेज में. वहां से हम शुरुआत करके उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए मुझे एक पूछना है कि हमेशा ये बात की जाती है कि मोदी साहब ने जो है चाय बेचने का भी काम किया है. क्या ये बात सच है कि वो सन्यासी बनने के लिए घर से निकल गए? क्या ये भी बात सच है? देखें, मोदी साहब की जो जाति है, हम उसे गुजरात में घांची कहते हैं, जो तेली होते हैं, जो किराना की दुकान चलाते हैं. ये एक ओबीसी जाति है, लेकिन सवर्ण के मुताबिक ही है. ये कोई ज्यादा पिछड़ी हुई जाति नहीं है. आप समझें कि मोदी साहब कोई चाय का ठेला चलाते थे या खुद कोई ट्रे लेकर चाय बेचते थे तो ये झूठ बात है. उनके वालिद जो थे, उनके पिता जो थे, उनका एक स्टॉल था, शायद और
एक से ज्यादा भी स्टॉल होगा। जो वडनगर स्टेशन में था, लाइसेंस स्टॉल था, तो चाय बेचते थे, लेकिन उस ढंग की नहीं जो हम सोच रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि जो इमेज है उनका कि वो चाय का ठेला चलाते थे, वो ठीक है। दूसरी बात, ये सन्यासी की जो बात है वो बिल्कुल झूठ है। और ये आप देखें तो उनकी जो शख्सियत है वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर के ऊपर बेस किया गया है टोटली। जैसे ही विवेकानंद जी ने, और वो भी झूठ था कि एक साल सन्यासी होके हिंदुस्तान घूमे हैं, उसी तरह मोदी साहब कहते हैं कि 1.5-2 साल तक वो निकल पड़े थे। मैं नहीं मानता कि ये सच है। उसकी 1-2 तस्वीरें भी छपी है उनकी वेबसाइट पर, जहां वो बिल्कुल एक ऋषि मुनि की तरह नदी के किनारे बैठे हैं। ये सब बनावट है। ये मैं नहीं मानता कि ये सच है। आप कह रहे हैं ये सब बनावट है, लेकिन आपने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने नरेंद्र मोदी के जो गुण हैं उनकी कंपैरिजन की थी विवेकानंद के साथ, और वो कैसे विवेकानंद पर अपने आप को मॉडल करना चाहते हैं ये लिखा था। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? नरेंद्र मोदी क्या सचमुच विवेकानंद पर अपना मॉडल बनाना चाहते हैं? 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि ये मान के चलना कि भारत एक बहुत ही महान राष्ट्र है दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में। बाकी सब राष्ट्र नीचे हैं, भारत जो है बहुत ही महान है, ये मान्यता दोनों में थी। दूसरा कि जो अपने आप को एक मसीहा की तरह देखें कि मेरे आने से समाज में फर्क पड़ेगा, वो भी गुण दोनों में है। तीसरी बात, अब ये थोड़ी छोटी बात है, विवेकानंद जी को जो चाहते हैं उनको ये बात अच्छी ना लगे, पर उनकी आप किताबें देखें तो उनको पोज करने का बड़ा शौक था। जहां पर भी उनके जो आप उनकी तस्वीरें देखें वो सब स्टूडियो की तस्वीरें हैं। बिल्कुल उसी तरह मोदी साहब की आप वेबसाइट देखें, उनकी आप किताबें देखें, बहुत ज्यादा समय वो निकालते हैं कपड़े ठीक पहनकर फोटोग्राफर के आगे। तो इमेज जो है उनका खुद के मन में बड़ा ही नार्सिसिस्टिक, ये जो अंग्रेजी शब्द है कि खुद से प्रेम होना बहुत ज्यादा, वो दोनों में है। आपने ये भी लिखा है कि मोदी साहब का अगर कोई सबसे बड़ा फैन हो तो वो खुद है। वो खुद के ही इतने बड़े फैन हैं कि उनका सबसे बड़ा फैन जो है वो नंबर 2 का फैन बन सकता है। ये क्या बात है? क्या वो नार्सिसिस्ट है? ये बात कहना सही है। मैं मानता हूं कि वो नार्सिसिस्टिक हैं और खुद से बहुत ही प्रेम करते हैं। कोई दूसरा उनसे कितना भी प्रेम करे, उनके जितना, खुद के जितना वो प्रेम दूसरा कोई फैन उनका नहीं कर सकता। वो किसी पर भरोसा नहीं करते और खुद बहुत ही इनसिक्योर है। क्या इन बातों में सच्चाई है? देखें, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सच है कि किसी को वो ट्रस्ट नहीं करते। मोदी साहब 13 साल के थे तब वो आरएसएस के स्वयंसेवक बने, और 17 साल के जब थे तब वो आरएसएस के फुल टाइमर बने, और पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को आरएसएस के काम में झोंक दिया। आप उनके ऊपर जो आरएसएस का संस्कार है उसको कैसे देखते हैं, और आज आरएसएस के नेता और उनके क्या संबंध है? देखें, आजादी के बाद कई ऐसे लोग महाराष्ट्र से गुजरात आए आरएसएस को बनाने में, और ये खास तौर पर ब्राह्मण लोग थे, चिपळूणकर थे, काळे थे। सबसे जो प्रभावित करने वाले थे मोदी साहब पर, उनका नाम था मधुकर राव भागवत। आज के सरसंघ चालक हैं मोहन राव भागवत साहब, उनके पिता थे। गुजराती अपने आप को बहुत हद तक कायर समझते हैं कि वो मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो एक व्यावसायिक है। आज आप देखें निखिल साहब, तो हिंदुस्तान में जो सबसे 2 बड़े कम्युनल वायलेंस वाले शहर हो, नंबर 1 में है अहमदाबाद, नंबर 2 पे है बड़ौदा। और ये कई दशकों से ये है, ये हाल है, ना सिर्फ 2002 में। 1970 के बाद जो संघ में काम किया मोदी साहब ने, वो काम 2 ढंग का था। कहां पर कोई दुर्घटना हो जाए तो वहां पर पहुंच जाना, लोगों की मदद करना, वो एक। दूसरा, समाज में ये फैलाना कि हम हिंदुओं मुसलमानों की टक्कर कर सकते हैं। जहां पर लगे कि कोई
तकलीफ हो वहां पर उनको सीधा करना। जब वो सिर्फ 24 या 25 साल के थे तो मोदी साहब को अहमदाबाद का प्रचारक बनाया गया। काफी एक कम्युनल काम रहता है उनका, छोटी मोटी चीजों पर, जैसे कि कोई दो प्रेमी हो हिंदू मुस्लिम, उनके बीच में दरारें पैदा करना, किसी को घर से निकालना, इन सब कामों में मोदी साहब ने कई ऐसे साल गुजारे। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है क्या कि आज नरेंद्र मोदी के मन में मुसलमानों के प्रति, मुझे मालूम नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन द्वेष कहना सही होगा कि नहीं आप बताइए, लेकिन बिल्कुल प्रेम नहीं है ऐसा तो हम कह सकते हैं। ये इन संस्कारों के कारण ही हिंदुत्व का जो हुआ है अर्थ, क्या? भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है और मुसलमान की जो संस्कृति है वो बाहर से आई है। तो ये दो चीजें जो है वो मोदी साहब के मन में बिल्कुल फिक्स बसी हुई है, ये बदलने नहीं वाली। तो ये आप इसे नफरत कहें तो ये सही है, डिसलाइक कहें तो सही है, प्रेम शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता और मैं नहीं मानता कि वो खुद इस्तेमाल करेंगे। वो या तो कहेंगे कि मैं हिंदुओं से प्यार करता हूं, या तो वो कहेंगे कि मैं सब गुजरातियों से प्यार करता हूं। वो मुसलमान को अलग करके ये बात कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद मानते हैं। ये मोदी साहब का ये गुण है कि जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके दिल में बात जो बसी है, वो कहते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये उनका एक बड़ा गुण है निखिल ये भाई। सही है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि मोदी साहब के आलोचक ये नहीं देखते कि वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर है, संगठक है, बहुत ही अच्छे वक्ता है। आप क्या कहेंगे जब वो एक गोल डिसाइड करते हैं, बिल्कुल ही उसके ऊपर फोकस है, 100% फोकस है, आप क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स और पार्टी, ये दो चीज के अलावा और कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी कोई हॉबी नहीं है। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। मैं जितनी भी बार उनको मिला हूं निखिल जी, बिल्कुल मिनट टू मिनट कोई आदमी आएगा आपको लेने के लिए, आपको 9:30 का टाइम दिया होगा तो 9:30 बजे उनकी ऑफिस का दरवाजा खुलेगा आपके लिए। बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी है, बहुत देर तक रात काम करते हैं, 7 दिन लगा देते हैं कई बार। तो ये हमें मानना होगा कि जो काम में वो लग जाते हैं वो पूरे दिल से लगते हैं। मोदी साहब की एक खास बात ये भी है कि कोई भी, जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि मिलने कोई लोग आ गए मंत्री जी को और फिर लाइन लगी है बाहर, ऐसा नहीं होता। अपॉइंटमेंट के बगैर वो मिलते नहीं लोगों को, और एक बार जो दे दी उन्होंने अपॉइंटमेंट तो मिलेंगे ही उनको। तो ये उनका एक गुण है। अवगुण भी है इसमें जिसकी बात हम कर सकते हैं। अवगुण की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करते। मोदी साहब बिल्कुल नॉन करप्ट है, उनको पैसे का मोह नहीं है। क्या कहेंगे आप? मोदी साहब इसमें अकेले नहीं हैं, ममता जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, इन लोगों पर भी आरोप नहीं लगते। कम्युनिस्ट हैं, कितने कम्युनिस्ट हैं हिंदुस्तान में, इन लोगों पर भी आरोप नहीं लगते कि ये खुद के लिए पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी साहब के लिए ये बिल्कुल सही है कि खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, पैसा नहीं बनाया। आपने एक जगह ऐसे लिखा है कि मोदी साहब को पैसे का मोह नहीं है, लेकिन सत्ता जो है वो उनके लिए नशा है, या सत्ता का मोह उन्हें है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई शख्स मानता हो कि मुझ में ऐसा गुण है कि हिंदुस्तान की तकलीफें को मैं हटा दूं, ये गुण है मोदी साहब में। वो मानते हैं कि उनमें ऐसे कोई गुण हैं, उनमें ऐसी कोई काबिलियत है कि जो हमारी गरीबी है उसको वो हटा सके। दूसरी बात, वो ऐसा समझते हैं कि मेरे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता। भगवान में तो वो ज्यादा मानते नहीं, पर वो कहते हैं भगवान ऐसे लोगों को चुनता है जो कठिन काम कर सके। इस काम के लिए मुझे चुना है भगवान ने। खास कर आप कोई दूसरी डेमोक्रेसी में जाकर कहें कि मुझे भगवान ने भेजा है, तो ये पॉलिटिकल बात नहीं है। पर मोदी साहब ये बात सीरियसली लेते हैं। वो मानते हैं कि मुझे भेजा गया है इस पृथ्वी पर हिंदुस्तान को ठीक करने के लिए। वाराणसी में भी उन्होंने ऐसे ही बात की थी कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया हूं। लेकिन अभी ये सारी बात कहते हुए तुमने कहा कि वो भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। ये क्या बात है? ये हिंदुत्व की बात करते लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते, इसका मतलब क्या है? मैं मानता हूं कि ये जो मराठी ब्राह्मणों का संघ था उनका, मेरा ऐसा मानना है और ये स्पेक्युलेशन है कि ये गुण वहां से आए हैं। कि जैसे ही आप देखें कि सावरकर जी को
कि जो व्यक्ति इतना समय जिन्होंने हिंदुत्व पर निकाला पर वो खुद बहुत ज्यादा मानते नहीं थे। इसी तरह गोलवलकर जी हैं। इस ढंग की सोच कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र ये एक कल्चरल चीज है, ये एक सामाजिक चीज है, ना कि कोई ज्यादा एक रिलीजियस चीज हो। तो ऐसा मोदी साहब में ऐसी मान्यता है। आप देखें तो उनका कोई भी नॉमिनेशन फाइलिंग कोई एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप के साथ नहीं होता, और वो कोई दिन सही हो गलत हो मानते नहीं है उसमें। तो उनका जो हिंदू आउटलुक है वो मैं मानता हूं कि कल्चरल है, ना कि ज्यादातर रिलीजियस। यहाँ मुझे एक याद आती है आकार, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया एक इस्लाम के आधार पर जो राष्ट्र था, लेकिन खुद मोहम्मद अली जिन्ना अपनी निजी जिंदगी में इस्लाम के तौर तरीके जो है नहीं मानते थे। आप मोहम्मद अली जिन्ना का व्यक्तित्व और ये जो नरेंद्र मोदी की बात हम कह रहे हैं उसको कैसे कंपेयर करेंगे? जो काम मोदी साहब ने किया है वैसा ही काम मुसलमानों के साथ 45-46 के इलेक्शंस में जिन्ना साहब ने किया था। वहां तक ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक फर्क भी है। जिन्ना साहब खुद जो थे वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे। आप जानते हैं कि चागला साहब की किताब में लिखा है कि वो सुअर खाते थे, वो शराब पीते थे। पर एक कल्चरल ढंग से आप देखें मोदी साहब को तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हिंदू हैं। वो जात पात में तो नहीं मानते, लेकिन वो मांसाहारी नहीं है, शराब नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं पीते वो। और एक जब जब उनमें कोई गुस्सा आता है कि कोई मुसलमान को जेल में किसी ने अच्छी ट्रीटमेंट दी, तो वो चिकन बिरयानी शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि उसको चिकन बिरयानी खिलाते। तो वो उनके लिए एक बड़ी बड़ी एक गाली जैसा हो गया कि क्यों दिया उनको। तो जिन्ना साहब जैसे बिल्कुल सेक्युलर थे अपनी पर्सनल हैबिट्स में, वैसे मोदी साहब नहीं है। मोदी साहब को जो जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि मोदी साहब को कोई दोस्त नहीं है, वो किसी पर भरोसा नहीं करते और खुद बहुत ही इनसिक्योर है। क्या इन बातों में सच्चाई है? देखें, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल सच है कि किसी को वो ट्रस्ट नहीं करते। जो उनके जो दो दाएं और बाएं हाथ हैं, जिन लोगों के सहारे से उन्होंने गुजरात राष्ट्र को चलाया, गुजरात स्टेट को, उनमें से एक है सौरभ पटेल। होम, माइंस एंड मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, एक साल तक पोर्ट्स, एनर्जी, जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हों सबके मंत्री मोदी साहब खुद थे। इन सब मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनका डेप्यूटी था वो सौरभ जी वो थे। मोदी साहब ने होम मिनिस्ट्री पहले से रखी हुई है। इतने सालों तक जब तक उन पे मुकदमा नहीं लगा तब तक अमित शाह डेप्यूटी थे उनके, उनको भी कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया। वो जैसे भाजपा में आए सीएम बनकर 2001 में, जितने भी महारथी थे भाजपा के गुजरात में जिन्होंने पार्टी को बनाया, मैं सूरत का हूं, सूरत से काशीराम राणा 6 बार जीत के आए थे बगैर कभी हारे। उनको टिकट नहीं दी गई, कोई कारण दिया नहीं गया। केशुभाई पटेल के समर्थकों को निकाल दिया, केशुभाई को निकाल दिया। अब परेश रावल को बंबई से लाकर अहमदाबाद ईस्ट की टिकट दी थी। हरीन पाठक 7 बार जो जीत कर आए, कभी नहीं हारे, उनको निकाल दिया। मोदी साहब कोई भी ऐसा राइवल या सीनियर टॉलरेट नहीं करते जो लोग समझे कि उनके बराबर के हो। जब बाबरी मस्जिद का मसला गर्म था, जब तोगड़िया साहब की नेशनल इमेज मोदी साहब से बड़ी थी, तो वहां से राइवलरी ये शुरू हुई है। ये सब बातें मिलकर हमें दिखाती हैं कि मोदी साहब का जो एक कैरेक्टर है वो राइवलरी टॉलरेट नहीं करता। क्या आप सोचते हैं माफी मांगनी चाहिए और वो मांगेंगे? आप उनको जानते हैं, मोदी साहब का जो स्वभाव है उसमें ये माफी जो है शब्द वो बैठता है क्या? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो माफी मांगे, पर किस चीज की माफी? मैं मानता हूं कि एक गलती हुई है मीडिया से कि वो जाकर मोदी साहब से जो सवाल पूछना था वो नहीं पूछा। पढ़ा है कि जब चिदंबरम पर जूता फेंका गया, शरद पवार को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई, तब मोदी साहब बहुत ही इनसिक्योर हो गए, डर गए और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये लोगों ने जूते फेंकना शुरू किया, ये शायद 2009 में हुआ था। चिदंबरम साहब वगैरह पर जूते फेंके गए थे। मोदी साहब ने तुरंत
क्या किया, अपनी जितनी रैली थी वहां पर उनके और दर्शकों के बीच एक वायर का मेश लगा दिया कि कोई जूता फेंके भी तो पहुंचे नहीं उन तक। तो एक अंग्रेजी का शब्द है पैरानोया, कि डर लगे कि कुछ हो जाए और उनको नीचा कुछ दिखा दे। अपनी इमेज को वो इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता। मोदी के समर्थक ये भी कहते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। क्या इसमें सच्चाई है? मोदी साहब का जो स्टाइल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, वो एकेडमिक स्टडीज से नहीं है। ये दो शब्द मोदी साहब ने इस्तेमाल किए हैं। मैं एकेडमिक स्टडीज से काम नहीं कर सकता। सरकार में कोई पॉलिसी डिसीजन लेना हो या कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना हो तो वो फाइल के जरिए होता है, क्योंकि वो लिखित रहता है। मोदी साहब कहते हैं कि ये फाइल पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जो उनके आईएएस अफसर हैं, जो उनके गिने चुने, जो उनके ट्रस्टेड लोग हैं, उनसे वो एक ब्रीफिंग लेते हैं, छोटी सी 3 लाइन 4 लाइन पता नहीं कितनी लंबी, और उस ब्रीफिंग की बुनियाद पर वो डिसीजन लेते हैं। कोई चीज की बारीकी में वो नहीं जाते। अब मैं कंपैरिजन करूं मनमोहन सिंह साहब से, तो जब वो कोई चीज पर बात करते हैं तो बिल्कुल डेप्थ के साथ बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी बारीकियां क्या है। मैं नहीं मानता कि मोदी साहब जानते हैं, ना तो वो जानना चाहते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि ये किसी और पर इतना भरोसा रखना, मोदी साहब का जो डेवोल्यूशन है, जो वो उनका पावर नीचे तक कहां से जाता है, वो मंत्रियों के जरिए नहीं जाता निखिल जी, वो एमएलए के जरिए नहीं जाता, ये ब्यूरोक्रेट के जरिए जाता है। तो ये जो सिस्टम जो अंग्रेजों की थी कि एक गोरा ऊपर बैठा हो, बाकी सब ब्यूरोक्रेट उसका काम, उसकी जो विल है उसको डिप्लॉय करे, इस ढंग का काम मोदी साहब करते हैं। कुछ बार ये काम चल जाता है, कुछ बार नहीं चलता, पर मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल स्पष्टता से हम कह सकते हैं कि उनका जो स्टाइल है कोई ज्यादा गुजरात को फायदा हुआ है उससे। आपने कहा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के बारे में, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब आज जो प्रचार कर रहे हैं, गुजरात के विकास के मॉडल पर के आधार पर मैं भारत बनाऊंगा, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, गुजरात के विकास का कोई मॉडल है? अगर है तो क्या सच्चाई है उसमें, और सचमुच वो कामयाब हुए गुजरात में? आप कैसे देखते हैं? देखिए निखिल जी, मेरा ये मानना है कि 1991 के बाद जब भी रिफॉर्म्स पास हुए तो गुजरात को जल्दी से ग्रो होना ही था। एक ही ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में, और वो गुजरात है, जहां पर कई ऐसी जातियां हैं जो व्यवसाय करती हैं। हमारे पास हिंदुओं में हैं बनिए, हमारे पास जैन हैं, मुसलमानों में हमारे पास 3 लोग हैं। हमारे पास मेमन है, हमारे पास वोरा है, हमारे पास खोजा है। अजीम प्रेम जी खोजा हैं, वोखाड वाले बोरा हैं, कई लोग मेमन हैं, हमारे पास पारसी हैं। तो आप देखें तो इन लोगों ने जाकर कई जगह व्यवसाय किया, पैसे बनाए, ना कि सिर्फ गुजरात में। बंबई में आकर उन्होंने जो काम किया है, कलकत्ते में काम किया है, साउथ अफ्रीका में काम किया है, टांजानिया में काम किया है, ऐसी जगहों में निखिल जी काम किया है जहां पर सरकार ही ना हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने वाले कराची के लोग गुजराती हैं, मेमन खोजा बोरा। जहां पर इतना टेररिज्म हो, इतना वायलेंस हो, जहां स्टेट का कोई भी प्रेजेंस ही ना हो, ऐसी जगह पर भी गुजराती व्यवसाय करता है, इकोनॉमी को ठीक से चला सकता है। तो ये मानकर चलना कि गुजरातियों को जरूरत है किसी मसीहा की कि उनको आके सिखाए कि धंधा कैसे करना है, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, तो ये तो बिल्कुल झूठ है। आप देखें तो फोर्ब्स की जो लिस्ट है 55 बिलियनर्स की, उसमें एक भी बंगाली नहीं है, एक भी उसमें बिहारी नहीं है। ये क्यों है? इसलिए कि जो जातियों से जो पहले से आ चला है कि कैपिटल को कैसे रेज करना, कैपिटल को कैसे मैनेज करना, बहुत कम लोग जानते हैं वो। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई मॉडल है गुजरात का। देखें, आप किसी मोदी साहब के समर्थक से पूछें कि मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल क्या है, तो वो आपको स्पष्टता से बता नहीं सकता, क्योंकि तकलीफ यही है कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट का है, उससे ज्यादा काम प्रजा ने किया है इस मॉडल को बनाने में। सबसे बड़ा विवाद जो है गुजरात के दंगों के बारे में है। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, नरेंद्र मोदी और गुजरात के दंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी इन दंगों के लिए जिम्मेदार है, वो गिल्टी है? कैसे देखते हैं आप? देखें, हर्ष मंदर साहब जो एक आईएएस ऑफिसर थे,
उनका ये कहना है कि जो अंग्रेज लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम हमें छोड़ के गए निखिल जी, वो ऐसा है कि कोई भी फसाद 48 घंटे के अंदर बंद करने के लिए ही बना है ये, और उसको कैसे इस्तेमाल करना वो सरकार का काम है। तो इस काम में असफल रहे मोदी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वहां तक मैं मानता हूं कि उनका जो गिल्ट है वो सीमित है, वहां तक कि वो रोक नहीं पाए। मैं नहीं मानता, और शायद मेरी राय ठीक ना हो, कि उनका कोई हाथ था इसमें। ये बात सही है कि 2-3 दशकों तक जब वो आरएसएस का काम अहमदाबाद में खास तौर पर करते थे, वहां पर हिंदू मुसलमान जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी उसमें संघ का बड़ा हाथ था, सही बात है। दूसरी बात ये कि जो हरकतें हुई गोधरा के बाद, उसमें विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ही हाथ था। लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी साहब का गवर्नमेंट हैंड उसमें नहीं था खुद का। ये भी बात सही है कि उनके एक मंत्री हैं जिनको सजा हुई है, 28 साल की कैद हुई है 95 गुजरातियों को मारने में, मायाबेन कोडनानी। तो वो मोदी साहब असफल रहे अपने खुद के मंत्रियों पर नियंत्रण रखने में, ये भी बात सही है। दंगा होता है नेबरहुड लेवल पर, और ज्यादातर वो लोग आकर आपको मारते हैं, आपकी बेटियों बहुओं के साथ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको जानते हो। ये नहीं कि कोई गुंडे कहीं से आ गए और ये कोई काम किया। दंगों में होता यह है कि जो सामाजिक पैशंस है वो सरकार के कर्मचारियों में भी फैल जाते हैं, अपना काम वो नहीं कर पाते हैं, सरकार हट जाती है, स्टेट सॉफ्ट हो जाता है। बार बार ये डिमांड की जाती है कि मोदी साहब को माफी मांगनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं माफी मांगनी चाहिए और वो मांगेंगे? आप उनको जानते हैं, मोदी साहब का जो स्वभाव है उसमें ये माफी जो है शब्द वो बैठता है क्या? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो माफी मांगे, पर किस चीज की माफी? मैं मानता हूं कि एक गलती हुई है मीडिया से कि वो जाकर मोदी साहब से जो सवाल पूछना था वो नहीं पूछा। एक सवाल उनसे जो पूछा जाना चाहिए था वो ये था, आपकी मंत्री को सजा हुई राइट्स के लिए, क्या आपको ऐसी व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए था? एक। दूसरा, उसको सजा हुई उसके बाद आपने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि उसने जो काम किया गुजरातियों के साथ वो सही नहीं था, ऐसा भी आपने नहीं कहा। ये क्यों नहीं कहा आपने? तीसरी बात, जो आईपीएस अफसर दंगों को रोकने में काफी सफल हुए थे, उनके खिलाफ जानबूझकर कार्यवाही जो कर रहे हैं मोदी साहब, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है निखिल जी, हम सब के लिए, जो मोदी के समर्थक हों जो ना हों, हम सब के लिए, कि कोई अच्छा आदमी, कोई काम करने लायक का आदमी अपना काम करे, अपना धर्म करे, अपना कर्तव्य करे, उसके लिए उस पर कार्रवाई हो, ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। ऐसे सवाल भी मोदी साहब को नहीं किए जाते। मेरा ऐसा मानना है कि मोहन राव भागवत मोदी जी को ऐसी हैसियत से देखते हैं कि वो उनके सीनियर हैं। तो आरएसएस का जो प्रभाव किसी और बीजेपी कार्यकर्ता पे या नेता पे होना चाहिए उतना मोदी साहब पर नहीं है, क्योंकि जो सरसंघ चालक खुद मोदी साहब को अपना सीनियर मानते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरएसएस का आदेश नरेंद्र मोदी पर चलेगा। नरेंद्र मोदी पहले आरएसएस में थे, फिर बीजेपी में आए। जो राम रथ यात्रा निकली थी उसमें वो शामिल थे। बाद में जो मुरली मनोहर जोशी की भारत यात्रा निकली उसमें भी वो थे। आप उनका ये जो सारा जर्नी है कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जब आरएसएस में थे अलग थे, बीजेपी में आए अलग हो गए, फिर मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री होने के बाद जो मोदी है वो भी अलग है। क्या ये 3 मोदी है? आरएसएस के मोदी, बीजेपी के शुरुआत के मोदी और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मोदी है वो मोदी अलग अलग है? उनमें कोई परिवर्तन हुआ है? गुजरात एक यूनिक स्टेट है जहां पर आरएसएस का पार्टी पर प्रभाव जितना है और कोई राज्य में नहीं है। बाबरी का मसला शुरू हुआ, उसमें मोदी साहब ने जो पहला लेग था उसका, सोमनाथ से लेकर वहां का काम मोदी साहब ने संभाला था। तो इस वजह से उनका एक राष्ट्रीय नाम हो गया, कई मैगजीन्स में उनके फिर इंटरव्यू छपने लगे। मोदी साहब ने संघ में क्या काम किया 1970-72 से लेकर जब वो भाजपा में आए अर्ली 80s में, मिड 80s में, तो ये 12-15 सालों में उन्होंने खुद क्या काम किया ये हम नहीं जानते।
जब वो एक बार भाजपा में आ गए फुल टाइम, एक भाजपा गुजरात में विभाजन हुआ, उसके कई कारण थे, लेकिन मोदी साहब का जो रोल था वो काफी नेगेटिव था। इतना नेगेटिव था कि उनको 6 साल के लिए निकाल दिया गया राज्य से, कहा गया कि आप दिल्ली में रहो, आप गुजरात में ना आओ, आप आए तो आरएसएस के दफ्तर में रहें, भाजपा के ऑफिस में ना जाएं। उन्होंने काफी पॉलिटिक्स की थी, ये हम कह सकते हैं। कांग्रेस ने गुजरात में कोई भी चुनाव 1984 के बाद जीता नहीं है जी। 30 साल से कांग्रेस बाहर है वहां पर। तो भाजपा को जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेट था, उस पे डिसिप्लिन लाने के लिए मोदी साहब को भेजा गया, एक पुराने आरएसएस आदमी की हैसियत से, और वो डिसिप्लिन लाई उन्होंने। पर वो डिसिप्लिन कैसे लाई? जो भाजपा के पहले से थे नेता सबको हटा दिया और खुद एक राजा की ओर बन गए। ये कैसे हुआ? एक आरएसएस में 3rd ईयर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप अपने सीनियर के घर रहते हो। मोहनराव भागवत के जो वालिद हैं, उन्होंने खुद मोदी जी को ट्रेन किया है। जिनके घर वो रहे, जिन्होंने उनके ट्रेनिंग दी, ये भागवत जी थे। मोहनराव भागवत जब मिड लेवल के कार्यकर्ता थे, उसके पहले मोदी जी एक नेशनल फिगर थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोहनराव भागवत मोदी जी को ऐसी हैसियत से देखते हैं कि वो उनके सीनियर हैं। तो आरएसएस का जो प्रभाव किसी और बीजेपी कार्यकर्ता पे या नेता पे होना चाहिए, उतना मोदी साहब पर नहीं है, क्योंकि जो सरसंघ चालक खुद मोदी साहब को अपना सीनियर मानते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरएसएस का आदेश नरेंद्र मोदी पर चलेगा। शायद मोदी का हिडन आदेश ही आरएसएस पर चल सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, नहीं, बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसे कि आपने कहा प्रवीण तोगड़िया और उनमें एक राइवलरी है, मुख्यमंत्री होने के बाद गुजरात में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको कोई सहूलियत नहीं दी मोदी ने। इनफैक्ट उन्होंने जो कहर बरता उनके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये कैसी दुश्मनी है, मोदी बनाम आरएसएस या मोदी बनाम विश्व हिंदू परिषद? आप देखें तो गुजरात में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये दोनों एक जाति से निकलते हैं, जो है पटेल जाति, जो हम कणबी कहते हैं, महाराष्ट्र में कुणबी कहते हैं, मराठा भी जिस जाति से निकलता है वो। तो प्रवीण भाई तोगड़िया पटेल हैं, बाबू भाई बजरंगी पटेल हैं, गोवर्धन भाई जड़फिया पटेल हैं। भाजपा का जो वोट बैंक गुजरात में है वो पटेलों का है। आप कोई भी मंत्रिमंडल देखें मोदी जी का, 9 में से 4 पटेल होंगे, 8 में से 4 पटेल होंगे, 9 में से 5 होंगे पटेल। तो जैसे कि मुलायम सिंह यादव यूपी में मुसलमान के नेता हैं खुद यादव होकर, वैसे ही गुजरात में पटेलों के नेता मोदी जी हो गए हैं। केशुभाई का जो बलवा था, जो रेबेलियन था, वो इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि पटेल भाजपा में ही रहे। इसलिए रहे कि जो पटेल चाहते हैं वो मोदी साहब उन्हें देते हैं, और मोदी साहब नहीं चाहते कि कोई और पटेल उनकी लीडरशिप करे। तो इस वजह से तोगड़िया साहब को अपनी जगह दिखा दी, बाबू बजरंगी को किसी हद तक अपनी जगह दिखा दी। लेकिन ऐसा हमें मानना नहीं चाहिए कि जो उनकी करतूतें हैं, जो घिनौनी हरकतें करते हैं वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, उससे मोदी साहब सहमत नहीं है। बिल्कुल सहमत है वो। ये जो करते हैं मुसलमानों के साथ, जो शहरों में करते हैं, इसके बारे में कभी मोदी जी ने टिप्पणी नहीं दी और वो देंगे भी नहीं। जी, मैं वापस मोदी के व्यक्तित्व की तरफ आना चाहता हूं। मुझे ये पूछना है, एक ब्रांड मोदी बना हुआ है, और आजकल आपने देखे नरेंद्र मोदी जी के जो कपड़े हैं वो भी बदले बदले से लगते हैं। पहले ऐसे कपड़े कभी वो पहनते नहीं थे। आपने लिखा है कि अहमदाबाद में जो सबसे बड़ा या फैशनेबल स्टोर है, उसमें से वो कपड़े खरीदते हैं। तो एक तरफ संघ का स्वयंसेवक आज जाके एक डिजाइनर स्टोर से कपड़े खरीदता है। ये सारा जर्नी है, आप कैसे देखते हैं? आप देखें विवेकानंद जी की कोई भी छवि आप देखें, कोई भी फोटो देखें उनका, तो बिल्कुल बने ठने होंगे, पगड़ी एकदम बिल्कुल ठीक होगी, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल एकदम बनी सी होगी। वैसे ही अपना सेल्फ इमेज इतना सीरियसली लेते हैं मोदी साहब। तो ये दाढ़ी को ट्रिम रखना, एक ढंग के कुर्ते पहनना, ये जो दुकान का आपने जिक्र किया जेड ब्लू, बिल्कुल वहाँ पर ये कोई सस्ती दुकान नहीं है। वहाँ पर सिर्फ जो इलीट है अहमदाबाद का वो जाता है, जिनमें से एक मोदी साहब है। क्या यही कारण है, मोदी जी की जो पर्सनैलिटी उन्होंने खुद बनाई है, यही कारण है कि महिलाओं में वो लोकप्रिय है? हमने महाराष्ट्र में भी देखा है कि राज ठाकरे महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है।
मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ कि जब मोदी साहब के पॉपुलैरिटी के बारे में हम बात करते हैं तो महिलाओं का मतदान उनको भारी पैमाने पर होता है। क्या है इस लोकप्रियता का राज क्या है? निखिल जी, मतदान का प्रमाण तो मैं जानता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी रैलियों में महिलाओं पागल जैसी हो जाती है, एक रॉक स्टार जैसा उनका है इमेज। और ये मेरा सोशल एक स्पेकुलेशन है कि जो आदमी बड़ा एक पावरफुल सा हो, जो जैसे राज साहब मानते हैं अपने आप को, जैसे बाला साहब थे, जैसे मोदी जी हैं, ऐसी व्यक्ति जो अपने आप को मस्क्यूलर एग्रेसिव। डिफाइन करें अग्रेसिवली, उसके प्रति फेमिनिन अट्रैक्शन रहता है। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है वो जो पावरफुल हो पर वो दिखाए नहीं, राहुल गांधी जी। उसके प्रति थोड़ा कम रहता है वो। ये मेरा एक सोशल नहीं स्पेकुलेशन। नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए महिलाओं में वो बहुत ही पॉपुलर रहे, जैसे राज ठाकरे महाराष्ट्र में है। और राजनीति में ये महत्व रखता है, हम जब एनालिसिस करते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस और एक वोटर्स का भी एनालिसिस, तो इसमें महत्व रखता है। लेकिन मैं ये समझता नहीं हूँ, आपने कहा वो बिल्कुल ही सच बोलते हैं, सत्यवादी है, तो अपनी शादी जो है इतने साल तक उन्होंने क्यों छिपाई? ये आरएसएस की सोच का परिणाम है क्या? हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आपकी शादी तय हो जिसमें आपका कोई हाथ ना हो, आपकी उसमें हाँ भी ना हो, आपको कहा जाए कि ये लड़की से आपकी शादी हो रही है, आप पहुंच जाए वहाँ। तो ये मोदी साहब अकेले नहीं हैं ऐसे कि जिनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने ये बात छिपाई, ये बात सही है। जो लोगों ने इस बारे में लिखना चाहा उनसे बहुत ही गुस्सा हो गए वो, ये भी बात सही है। जब उनसे पूछा गया फॉर्म में कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो मेरी समझ तक ये है कि उन्होंने वो ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये मैं नहीं मानता कि उन्होंने झूठ कहा। जो बचपन में कोई डिसीजन आप पे थोपा गया हो उसका पालन आप क्यों करें, ये मैं नहीं मानता कि मोदी साहब इसमें कोई गलती कर रहे हैं। और एक सवाल, उनकी कविताओं का अनुवाद आपने किया है, कैसे कवि है वो? क्योंकि हमने ये देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी कवि थे और नरेंद्र मोदी भी कवि थे, लेकिन उनकी कविताएं तो गुजराती में है। कैसे कवि है वो? क्या उसमें कुछ क्वालिटी है, कवि के गुण है, कविता के गुण है, कवित्व है? अपने आप को बड़े सीरियस कवि मानते हैं वो। मेरे ख्याल में मैंने उनको ट्रांसलेट किया है, वो अच्छे कवि नहीं हैं। वो एक जैसे कोई बच्चे लिखते हो कविता वैसी है उनकी कविता। कोई विजन नहीं है, ज़्यादा इमेजरी नहीं है, कोई ज़्यादा मैसेज तो है ही नहीं कोई उसमें। मैं एक आपको पढ़कर जी जी जी। सुनाता हूं, तो आपको शायद गुजराती में, इसका नाम धन्य है। पृथ्वी आ रम्य छे, आंख आ धन्य छे, લીલાછમ ઘાસ પર તડકો ઢોળાય અહીં, તડકાને કેમ કરી ઝીલ્યો ઝીલાય નહીં, व्योम तो भव्य छे ने पृथ्वी आ रम्य छे। जैसे ही मैं नहीं मानता कि अटल जी कोई बहुत बड़े कवि थे, वैसे ही मोदी जी कोई बहुत गुणी हो या कोई बहुत विद्वान आदमी की कोई कविता है ये। अब उनके कविताओं को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, सब लोग ये पूछ रहे हैं अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो वो बदलेंगे, इंक्लूसिव होंगे, आप क्या सोचते हैं? बदलना मुश्किल है क्योंकि गुजरातियों में एक गुण होता है जो मोदी साहब में नहीं है, जो कॉम्प्रोमाइज करे। आप व्यवसाय तभी कर सकते हो जब आप में प्रैग्मेटिज्म थोड़ा ज्यादा हो, आप दूसरे का जो व्यू है वो आप देख सकें, आपके जो सामने जो बैठा है उसका। ये गुण मोदी साहब में नहीं है। वो सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं, मानते हैं कि उनके आने से देश बदल जाएगा। ये तो नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं जो उन पर थोड़ा कंट्रोल या काबू ला पाए हैं, जैसे अडवाणी जी हैं, सुषमा जी हैं, वो सब साइड पर हो जाएंगे। ये सिर्फ मोदी जी की सरकार होगी, जैसे कि गुजरात में है। तो गुजरात में ब्यूरोक्रेट को लेकर जो मोदी जी एक सरकार चलाते हैं वैसा होगा। हमें एक मानना होगा कि भारत यूएस नहीं है, और जो भाजपा ने जो बचपना किया था पोखरण में, जिसके कारण पाकिस्तान ने भी अपना प्रोग्राम वेपनाइज किया, इसके बाद लिमिटेड वॉरफेयर नहीं हो सकता सब कॉन्टिनेंट पर। तो ये हमें मानना होगा। ये मोदी साहब के दिमाग में है या नहीं, या जा सकता है या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं मानता हूं कि यहां पर थोड़ी तकलीफें होंगी हमको। एक बचपना सा है जो
उनके शब्दों में, उनकी वाणी में जो पॉलिसी में ट्रांसलेट होगा तो बहुत ही गंभीर बात होगी, खास तौर पर पाकिस्तान के साथ। दूसरा ये कि इकोनॉमिकली मैं नहीं मानता कि वो कुछ खास वो कर पाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से। पर जो उनको कम सीटें मिली, तो भाजपा को जो 180 सीटें मिली, तो मैं नहीं मानता कि ये मोदी साहब 5 साल तक टिक पाएंगे। उनका कैरेक्टर ही नहीं कि लोगों को साथ लेकर वो काम कर सकें। मैं नहीं मानता कि वो दिल्ली में कर पाएंगे। आकार, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी को समझने में आपने हमारी बहुत मदद की है। मैं सोचता हूँ एक दिन आप इसके ऊपर एक बड़ी किताब लिखें और पूरा देश उसको पढ़े। थैंक यू वेरी मच ग्रेट भेट में आपका समय बिताने के लिए। थैंक यू निखिल जी। थैंक यू।